नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राजकुमार गामी स्वागत करता हूं एडवांस डेयरी कोर्स के लेक्चर नंबर 4 में। मेरे पुराने 3 लेक्चर भी आपने देखे होंगे और मुझे उम्मीद है वो पसंद आए होंगे। उसके साथ में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सुझाव दें अगर उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत हो, या फिर आप कुछ और चाहते थे जो मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं किया हो, तो आप मुझे बताएं कि ये पॉइंट ऐड किया जाना चाहिए था, या फिर आप मुझे बताएं कि आपकी और ज़रूरतें क्या है जिसमें मैं वीडियो लेकर आऊँ। तो एडवांस डेयरी फार्मिंग के कोर्स के लेक्चर नंबर 4 में आज हम चर्चा करने वाले हैं रिकॉर्ड कीपिंग की। रिकॉर्ड कीपिंग जो शब्द है वो डेयरी व्यवसाय में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि डेयरी व्यवसाय में आंकड़ों का खेल है। कैसे खेल है आंकड़ों का, मैं वो विस्तृत चर्चा करूंगा। पर अगर आप इन आंकड़ों को नहीं समझ पाए तो आप डेयरी व्यवसाय में जल्दी से जल्दी नाकामयाब हो जाएंगे। कामयाब नहीं, नाकामयाब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है या न्यूट्रल है, क्या है। क्योंकि साल के अंत में समझ में आएगा कि मैंने तो सब कुछ किया पर मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये डेयरी का व्यवसाय आपका जो उत्साह, आपके अंदर जो उत्साह शुरू में था वो धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। तो डेयरी के व्यवसाय को समझने के लिए आंकड़ों को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि आप इन्वेस्टमेंट के आंकड़े रखें। इन्वेस्टमेंट के आंकड़े, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, आपने लैंड परचेस किया, आपने मशीनरीज परचेस किए, आपने एनिमल्स परचेस किए हैं। तो इनकी कीमतें क्या थी, ये किस रेट में आपने खरीदे हैं और इसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या रही है। तो ये आपके फिक्स्ड असेट है। लैंड और मशीनरीज जो आपके फिक्स्ड असेट्स हैं, और जो एनिमल्स वो मूवेबल असेट्स हैं। तो आप इनका रिकॉर्ड रखें कि आपकी परचेजिंग आपने कितने में की है, आपको कितनी कॉस्ट आई है फॉर्म को स्टार्ट करने में। दूसरी बात, आपको ये रिकॉर्ड रखना है कि आपने जब स्टार्ट किया आपका बिजनेस तो आपने फीड कितनी खरीदी थी। आपकी फीड कॉस्ट जो है, फीड का जो एक्सपेंसेस है, आपका मंथ का स्टॉक आपने कितना लिया है। तो स्टॉक ऑफ फीड्स एंड एक्सपेंसेस डन ऑन इट, कितना आपने खर्चा किया उस पर और कितना स्टॉक आपने शुरुआत में लिया। फिर जिसके बाद में आपको अगला रिकॉर्ड रखना है कि आपके जो एनिमल्स जो आपने परचेस किए हैं उनमें कितने एनिमल मिल्किंग में है, कितने एनिमल प्रेग्नेंट है, और कितने एनिमल ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट भी है और मिल्किंग में भी है। यील्ड का रिकॉर्ड रखना है, कितना दुग्ध उत्पादन हो रहा है। तो आपको सुबह और शाम दोनों का, प्रति पशु का अलग से आंकड़ा हर पशु का आपको डे वाइज रखना है, और उस रजिस्टर के अंदर आपको मंथ एंड में कितना प्रोडक्शन उस एनिमल से मिला इसका भी हिसाब रखना है। तो उत्पादन का लीटर में भी और फैट परसेंट में भी कितना आपके एनिमल से आपको प्रोडक्शन मिला है उसका प्रति पशु आपको रिकॉर्ड रखना है। दूध का रिकॉर्ड अक्सर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लीटर में रखते हैं, वो गलत है। तो आप ये देखिए कि आप एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन का रिकॉर्ड रखें। कि जब आपके पशु ब्याने लगे तो उनके काविंग का रजिस्टर बनाएं। किस पशु की काविंग किस डेट में हुई, काविंग रजिस्टर बनाइए। काविंग रजिस्टर बहुत हेल्प करेगा आपको। क्यों? क्योंकि काविंग के बाद में 45 से 60 दिन के बाद में वापस आपका एनिमल कंसीव हो जाना चाहिए। तो जो एनिमल जिनकी काविंग हो गई थी, जो ब्याह गए थे, वो कब कंसीव हो रहे हैं, तो कंसेप्शन का भी रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए। तो इस रिकॉर्ड को भी आपको रखना है। साथ में आपके पशु को जब आप लेके आए थे तो एक रजिस्टर आपको, 7वां रजिस्टर जो आपको बनाना है वो डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन का बनाना है। क्योंकि डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन एक शेड्यूल्ड एक्टिविटीज़ है जो एक पीरियोडिकली होती रहती है। डीवॉर्मिंग हर 3 महीने में हमें करना होता है, वैक्सीनेशन 6-6 महीने में, या कुछ वैक्सीन ईयरली लगते हैं तो उनका भी रिकॉर्ड हमें रखना होता है। तो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड और डीवॉर्मिंग का रिकॉर्ड आपके 7वें नंबर के रजिस्टर में आप जरूर कीजिए। तो अब आपको रिकॉर्ड बनाना है सर्विस का, कब सर्विस हुई किसी पशु की, और ये देखना है कि सर्विस के बाद में वो एनिमल कंसीव हुआ है कि नहीं, प्रेग्नेंट हुआ है कि नहीं। तो इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि उस पशु में कौन से ऐसे पशु जो रिपीट ब्रीडर है। तो आपको सर्विस रिकॉर्ड बनाना है कि किस पशु की किस डेट में सर्विस हुई थी और वापस कब सर्विस की जा रही है। कोई पशु एक सर्विस में या एक बार एआई करने में ठहर जाएगा, किसी को 2 बार एआई करनी पड़ेगी, किसी को 3 बार। तो ऐसे पशु जो रिपीट ब्रीडर है उनको अपने हर्ड से निकालने में हमें मदद मिलती है। तो पहले तो कोशिश ये करें कि रिपीट ही ना होने दे पशु को। पर कभी कभार एनिस्ट्रस की समस्या आ जाती है, कोई पशु ऐसा हो जाता है, पर 90% पशु अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो कंसीव हो जाते हैं। ये मेरा पूरा मानना है। हमारा फेल्योर इसलिए होता है क्योंकि हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता है। तो आप रिकॉर्ड रखें, किसका, सर्विस का रिकॉर्ड रखें, और उसके बाद में 3 महीने बाद प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करवाएं, पीडी करवाएं, और पॉजिटिव का रिकॉर्ड रखें। अब आपके जो पशु है उसमें एक रिकॉर्ड ये भी रखें कि कौन से आपके जो पशु है उनमें कौन सा पशु टॉप इल्डर है, फिर सेकंड टॉप इल्डर है, फिर थर्ड टॉप इल्डर है। तो ऐसे करके ना आप आपके पशुओं की ग्रेडिंग कीजिए कि लोएस्ट इल्डर कौन सा है और हाईएस्ट इल्डर कौन सा है। तो आप ग्रेडिंग का भी एक रजिस्टर बनाएं कि इल्ड में कौन सा पशु ज़्यादा है। उत्पादन क्षमता के आधार पर पशुओं की रैंकिंग का रजिस्टर बनाइए आप। इससे क्या होगा कि आपको कौन सा पशु जो है अनफिट है आपके डेयरी फार्म के लिए, उसको बाहर करना है और उसकी जगह नए पशु को रिप्लेसमेंट में लाना है। तो ये भी आप करें।
इससे आपको मदद मिलेगी। साथ में ध्यान ये भी रखें कि आपके पशुओं को फीडिंग किस तरीके से की जा रही है। प्रेग्नेंट एनिमल की रिक्वायरमेंट अलग होती है, प्रेग्नेंट और जो मिल्किंग में होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, जो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और मिल्किंग में होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो ऐसे पशुओं की क्या होती है, ज़रूरतें बदलती है। तो इस तरीके से फीडिंग भी अलग अलग तरीके से की जाती है। प्रेग्नेंट की फीडिंग अलग तरीके से की जाती है, प्रेग्नेंट प्लस मिल्क यील्डिंग जो एनिमल है उनकी फीडिंग अलग से की जाती है, और सिर्फ जो मिल्क यील्ड कर रहे हैं प्रेग्नेंट नहीं है उनकी फीडिंग अलग तरीके से की जाती है। तो आप एक न्यूट्रिशन वाला एक रजिस्टर बनाएं जिसमें किस केटल को कितनी फीड ऑफर की जा रही है, कितना उसको आहार दिया जा रहा है, पशु आहार दिया जा रहा है और खली दी जा रही है, और भूसा दिया जा रहा है और हरा चारा दिया जा रहा है। तो आप ये ज़रूर देखें कि फीड पर अगर आपका कैलकुलेशन है तो आप या तो पूरे हर्ड में डेयरी कितना प्रोडक्शन पे कितना पशु आहार जा रहा है उस पर आप कैलकुलेशन लगाइए कि टोटल कितना पशु आहार आपका डेली दिया जा रहा है, कितनी खली आपके पशुओं को दी जा रही है, कितनी आपके पशुओं को मिनरल मिक्सचर दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है इसके लिए एक रजिस्टर ये बनाए जिसमें स्टॉक भी रहेगा कि इनिशियली आपने जब स्टार्टअप लिया था आपके डेयरी फार्म का तब आपके पास में फीड कितनी अवेलेबल थी और अभी आपके पास में फीड आज की डेट में कितनी अवेलेबल है, ताकि आप अगला परचेस ऑर्डर लगा सके, ताकि नई फीड मंगा सके। तो फीड का आपको स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। अगली बात आती है कि आप लेबर पर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप लेबर को जो वेजेस पे कर रहे हैं उसका भी एक रजिस्टर बनाएं, रिकॉर्ड ऑफ वेजेस पेड टू दी लेबर्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और डेली बेसिस पे अगर लेबर को वेजेस पे कर रहे हैं डेली बेसिस पे तो उसका भी रजिस्टर रखें। तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉस्टिंग जो है लेबर पर कितनी जा रही है वो आपको मंथ एंड में पता चल जाएगी। अगली बात यह है कि आपके एनिमल, स्वाभाविक सी बात है कि कुछ पशु बीमार भी होंगे, और बीमार अगर नहीं होंगे तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होंगे उनको, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन कम होगा, और आपको या तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देना पड़ेंगे उनके प्रोडक्शन को ठीक करने के लिए, या फिर उनको ट्रीट करवाना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड ऑफ ट्रीटमेंट भी आपके पास में होना चाहिए, एक्सपेंसेस ऑन मेडिसिन भी आपके पास होना चाहिए। तो रिकॉर्ड ऑफ ट्रीटमेंट एंड एक्सपेंसेस डन ऑन मेडिसिन, तो इस पर जब आप वर्क कर लेंगे तो आपको ये वाला खर्चा भी हिडन नहीं रहे, ये आपके पास में मंथ एंड में आपके पास में एक एक्सेल शीट बनी रहेगी। जिस एक्सेल शीट में आप ये सब चीज़ें डालेंगे तो ओवरऑल आपका जो है कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन आ जाएगा, तो इनपुट कॉस्ट और आउटपुट प्रोडक्शन, तो ये आने के बाद में आप एक प्रॉफिट कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे, जो कि एक्सेल शीट में इजीली आंकड़े डालने के बाद में आपके पास में आ जाएगा। प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल सेल ऑफ द मिल्क एंड इट्स बाय प्रोडक्ट्स, जैसे आप हो सकता है दूध से आप छाछ दही वगैरह कुछ बना रहे हैं, तो टोटल सेल पर आपको कितना पैसा मिला है ना। तो प्रॉफिट अर्न ऑन टोटल सेल ऑफ मिल्क एंड इट्स बाय प्रोडक्ट्स। आप डंग भी सेल करेंगे तो उसको भी इसमें ले सकते हैं, टोटल आपका टोटल गेन हुआ है। और टोटल एक्सपेंसेस जो है, जो आपको लेबर में हो गया, फीड कॉस्ट में हो गया, मेडिसिन में हो गया, इन चीज़ों पे जो आपकी कॉस्टिंग हुई है, जो खर्चा आपका हुआ है, उसको जब आप माइनस करेंगे तो आपको लास्ट में आपके डेयरी फार्म में कितना आपको प्रॉफिट हुआ ये पता चल जाएगा। तो जब आप मंथली बेसिस पे आपने प्रॉफिट को अपडेट रखते हैं तो ये प्रॉफिट ईयरली बेस पर भी अपडेट रहता है। तो अगर एक बात कही गई है कि अगर आपको 1 रुपये का हिसाब नहीं आता है तो आप करोड़ों के हिसाब नहीं कर सकते। तो एक छोटी छोटी बातों का जब तक आप ध्यान नहीं देंगे डेयरी फार्मिंग में तो प्रॉफिट नहीं नजर आएगा। तो रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अहमियत रखने वाली चीज़ है। जो भी डेयरी फार्मर, वो छोटे हो या बड़े हो, अगर रिकॉर्ड कीपिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो लॉस में 110% जा रहे होंगे। उनको पता ही नहीं चल रहा होगा कि वो व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ समय को बिता रहे हैं। तो आप व्यवसाय कीजिए, समय को बिताइए मत, समय को खराब मत कीजिए। तो मेरी आपसे किसान भाई उम्मीद है कि आप मेरे इन बातों को समझेंगे और अपने पशुओं के डेयरी व्यवसाय के जो सपने हैं तो उसको पूरा करने के लिए रिकॉर्ड कीपिंग की अहमियत को अपने डेली रूटीन के कार्यों में लाएंगे, ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो सके और आप हिडन लॉसेस, जो छुपे हुए नुकसान होते हैं, उनसे आप बच जाएंगे। धन्यवाद।